नमस्कार छात्रों। बीए पाठ प्रथम पेपर प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हमारा जो टॉपिक चल रहा था व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में हमने सबसे पहले व्यवस्थापिका के संगठन, उसके कार्य, व्यवस्थापिका द्विसंधात्मक और एक संधात्मक व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ लिया है। अब व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी, ह्रास, व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के क्या कारण है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सैद्धांतिक रूप से व्यवस्थापिका आज भी शक्ति संपन्न संस्था है। उसके पास क्या है, कानून निर्माण की शक्ति है, नए कानून का निर्माण कर सकती है, पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है अथवा उनके अनुसार संशोधन कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है तथा उसके विश्वास पर्यंत ही वह पद पर पदासीन रह सकता है। अध्यक्षात्मक शासन में भी व्यवस्थापिका जांच समितियों के माध्यम से तथा वित्तीय आधार पर प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है। इन सब के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की शक्तियों में व्यवहार में कमी हुई है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के क्या क्या कारण है? पहला कारण है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। आधुनिक युग में राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं कल्याणकारी है। राज्य के स्वरूप के कारण उसके कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज राज्य का कार्य जनता के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और नैतिक हितों में अभिवृद्धि करना है। ये माना जाता है कि राज्य को ये सब कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। तो राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार का मतलब कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि, क्योंकि व्यवहार में कार्यपालिका ही राज्य के कार्यों का संपादन करती है। जिस मात्रा में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है उस मात्रा में ही व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हुई। दूसरा है कठोर दलीय अनुशासन। व्यवस्थापिका की शक्तियों को कम करने में कठोर दलीय अनुशासन में भी बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है। वर्तमान समय में दलीय अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि व्यवस्थापिका का कोई भी सदस्य दल के निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो दल में उसका निष्कासन कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस सदस्य का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तीसरी, प्रदत्त व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी का एक कारण प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा भी है। वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका का कार्यभार भी पहले की तुलना में अधिक बढ़ गया। इसके अतिरिक्त कानून निर्माण का कार्य भी पहले की तुलना में अत्यंत जटिल हो गया। व्यवस्थापिका के पास न तो इतना समय होता है कि वह सब कानूनों का पर गंभीरता से विचार कर सके, और दूसरी, उसके सामान्य सदस्यों को इतना अधिक ज्ञान भी नहीं होता है कि वे सब कानूनों को बारीकियों से जटिलताओं को समझ सकें। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यवस्थापिका अब कानूनों की केवल मोटी रूपरेखा का निर्धारण कर देती है और उन कानूनों के अनुसार विस्तृत नियम, उपनियम बनाने तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति वह कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के कारण कार्यपालिका की शक्तियों में कमी हुई है। संसद की कार्यविधि के नियम, संसदीय व्यवस्था वाले देश हैं उनमें संसद की कार्यविधि के नियमों में भी व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास हुआ है। ऐसे देशों में मंत्रिमंडल ही संसद की व्यवस्थापिका की तिथि व अवधि का निर्णय करता है। वही ये निर्णय करता है कि संसद या विधानसभाओं की आगामी बैठक कौन कौन से विषय विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। अब मंत्रिमंडल सदन में चल रहे वाद विवाद को समाप्त करवा सकता है अथवा उसे सीमित कर सकता है। इस प्रकार सदन के कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार चलता है। पांचवा है शासन की जटिलता। वर्तमान में क्या है, शासन की समस्याएं बहुत अधिक जटिल हो गई हैं। संसद के सामान्य सदस्यों से आशा नहीं की जा सकती कि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी जैसे जटिल मामलों को समझ सके और उन पर अपने विचार प्रकट कर सके।
कार्यपालिका के सदस्य शासन की बारीकियों से भली प्रकार परिचित होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के सदस्यों के पास कार्यपालिका के निर्णयों व सुझावों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता है। और छठी है व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग करने की शक्ति। संसदीय शासन में सिद्धांत व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है तथा वह मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकती है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के कारण मंत्रिमंडल ही व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन को उसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है। इससे बचने के लिए व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्रिमंडल का समर्थन करते रहते हैं। सातवीं है व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा किया जाना। संसदीय व्यवस्था में सिद्धांत है कानून निर्माण और वित्त पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है, किंतु व्यवहार में व्यवस्थापिका की इन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा। कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रारूप तैयार करेगी, बजट भी उसी देखरेख में तैयार किया जाता है तथा कार्यपालिका द्वारा ही उन्हें सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और व्यवस्थापिका का कार्य तो इन पर भी अपनी स्वीकृति की मोहर लगाना है। इस प्रकार व्यवस्थापिका विधायी और वित्तीय क्षेत्र में कार्यपालिका की इच्छाओं की स्वीकृति करने वाली संस्था से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और आठवां है संवैधानिक नियंत्रण। अधिकांश देशों में जहां संविधान लिखित है वहां संविधान द्वारा ही भी व्यवस्थापिका के क्षेत्राधिकार को निर्धारित कर दिया गया, जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकती है। यदि वह अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा पारित कानूनों को क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर देता है। जिन देशों में संविधान लिखित नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन में है, वहां भी व्यवस्थापिका संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। और जिन देशों में जनमत संग्रह व आरंभिक जैसी व्यवस्थाएं प्रचलित है, वहां व्यवस्थापिका की शक्ति पर जनता का नियंत्रण रहता है। तो संक्षेप में संवैधानिक नियंत्रण भी व्यवस्थापिका के क्षेत्राधिकार को सीमित कर देता है। और अगला और अंतिम में कुछ अन्य कारण है जो है, उनमें पहला है विश्व में व्याप्त भय व आतंक के वातावरण में भी कार्यपालिका की शक्तियों में भारी वृद्धि कर दी गई है और व्यवस्थापिका गौण हो गई है। दूसरा, दल बदल की प्रथा ने भी व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा को काफी आघात पहुंचाया है। तीसरा है देश में उत्पन्न राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। चौथा है देश की विदेश नीति के निर्धारण एवं संचालन में कार्यपालिका को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। पांचवा, कार्यपालिका के अध्यक्ष द्वारा रेडियो टीवी के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने आदि कुछ ऐसे अन्य कारण हैं जिनके कारण भी व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है। किंतु उन सब का अर्थ ये नहीं है कि व्यवस्थापिका ने अपना महत्व खो दिया। वस्तुतः आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका महत्व और भूमिका बनी हुई है। तो ये व्यवस्थापिका का टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है।